मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष जी, विधान परिषद में विपक्ष नेता प्रवीण जी, हमारे पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख सुमित जी, सभी सम्माननीय विशेष रूप से आए हुए अतिथिगण, भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आपके समर्थन और सपोर्ट के कारण ही ये देश की तस्वीर 9 साल में बदली है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हमने पूरे किए हैं। 75 साल पूरे करने के साथ स्वाभाविक रूप से हम पुराने समय को भूल जाते हैं। 1947 हमारे देश में स्वाधीनता मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में पहली सरकार आई। थोड़ा सा बहुत लोग उस समय, काफी कम लोग होंगे जिनको उस समय के इतिहास का भी नई पीढ़ी आई है, पर पुराने कुछ लोगों को पता होगा कि उस समय हमारे देश में 3 इकोनॉमिक विचारों की चर्चा होती थी। पहला विचार था समाजवाद, दूसरा विचार था साम्यवाद और तीसरा विचार था पूंजीवाद। थोड़ा सा याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया। कांग्रेस के नीतियों में 75 साल में से 60 साल कांग्रेस को शासन करने का मौका मिला। मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, पर आर्थिक नीतियों का जो मूल्यांकन है उसमें 60 साल में कांग्रेस जो कर नहीं सकी, वो मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल में हमारी सरकार ने करके दिखाया। जो हमारी आर्थिक सोच थी, जो समाजवाद को लेकर चल रहे थे, उनकी समाजवादी पार्टी बनी। समाजवादी, संयुक्त समाजवादी और प्रजा समाजवादी, मधुलिमय जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, और मुंबई वालों को बताने की जरूरत नहीं उस समय किस प्रकार से समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्रांग थी। डांगे जी चुन के आते थे, जॉर्ज साहब यहां से चुनकर आते थे, उनने सका पाटिल को चुनाव में हराया था। वो सब पुराना जमाना हो गया, पर आज समाजवादी पार्टी खत्म हो गई। उनका कोई सांसद नहीं, लगभग एमएलए भी नहीं। समाजवादी पार्टी की जनता पार्टी बनी, और जनता पार्टी में जो समाजवादी थे उनके कार्यों से तो ऐसी स्थिति पैदा हुई कि एक दिल के टुकड़े हुए 1000, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, पता ही नहीं चला। देयर इज नो रिलेवेंस टू सोशलिस्ट पार्टी इन द कंट्री नाउ। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी में भी मैं बीजेपी के अध्यक्ष था, तब मुझे चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ने आमंत्रित किया था। मैं एक डेलीगेशन लेके गया था। तो वहां देखने के बाद शंघाई में जब गए तो पूरी लिबरल इकोनॉमी थी, और जो नॉन रेसिडेंस चाइनीज थे, मंगोलियन वंशज के, उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट लाई, जिससे चाइना में इकोनॉमिक प्रोसेस बहुत गतिशील बनी। तो स्वाभाविक रूप से चाइना ने, मैंने मजाक में उनको एक बार अध्यक्ष को और फिर उनके प्रमुख को भी मिलने का मौका मिला, तो मैंने उनको कहा कि जो ओरिजिनल कम्युनिस्ट विचारधारा है उसका केवल लाल झंडा ही बाकी है, बाकी तो सब बातें बदल गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि देश के हित में जो है वैसा बदलने का हमने निर्णय किया है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का भी रिलीवेंस खत्म हो गया। आज सीपीएम भी नहीं है, सीपीआई भी नहीं है, अब कम्युनिस्ट पार्टी कहीं नहीं। मुझे मालूम नहीं मुंबई के कारपोरेशन में कोई एक आधा कारपोरेटर भी होगा तो नहीं है, यानी लगभग देश भर में समाप्त हो गई। जो पूंजीवादी थे वो स्वतंत्र पार्टी के थे, उसमें स्वतंत्र पार्टी बनी थी, और मुंबई में काफी बड़े बड़े लोग स्वतंत्र पार्टी के लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी का समर्थन करते थे। स्वतंत्र पार्टी भी खत्म हो गई। जो अमेरिका की लिबरल इकोनॉमिक्स थी, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसके आधार पर स्वतंत्र पार्टी अपना जिक्र करती थी। अब 75 साल के बाद यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि ये तीनों बातें जो देश की इकोनॉमिक थिंकिंग के रूप में है, जिसके पीछे, जिसके बाजू में हम घूम रहे थे, वो तीनों भी बातें इररिलेवेंट हो गई और तीनों भी खत्म हो गई।
तो हमारी विशेषता उसमें से आगे आई। भारतीय जनता पार्टी की 3 बातें महत्वपूर्ण है जिसके ऊपर पार्टी खड़ी है। पहली बात है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली बनाना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। तो राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और जो बात की जिक्र मोदी जी ने की, जो गरीब कल्याण की बात की, और हमारी जितनी स्कीम्स अभी इन्होंने गिनाई, मेरे पास भी है, कितने बेनिफिशियरीज है जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, दलित पीड़ित शोषित है, जो दरिद्र नारायण जिनको हम कहते हैं, उनके लिए सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमने स्वीकार किया। अंत्योदय जो हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन था, गरीब कल्याण प्रोग्राम। इसमें से गरीब कल्याण प्रोग्राम में जो योजनाएं हुई है उसका जिक्र मैं नहीं करता। 9 करोड़ लोगों को, 9.5 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिला, करीब 3.5 करोड़ लोगों को घर मिले प्रधानमंत्री आवास योजना में, बैंक में 3.5 करोड़ खाते थे, अकाउंट्स थे, वो 49 करोड़ हुए हैं। अब ये पूरी योजना में, आयुष्य योजना, मुद्रा योजना में कितने लोन मिले, हर जगह 40-30 करोड़, 40 करोड़। और मेजॉरिटी स्कीम्स जो है, इन सब योजनाओं में फायदा गरीबों को हुआ है। तो हमारा जो अंत्योदय का विचार था, उसका सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग ये था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, जिसके अनुरूप हमारे 9 साल के प्रोग्राम रहे। वो थिंकिंग ये था कि जो समाज के सबसे पीड़ित है, शोषित है, दलित है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को जिस दिन रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हम ये मानेंगे कि हमारा कार्य पूरा होगा। और इसी सामाजिक आर्थिक चिंतन का सोशल सेक्टर को मदद करके उसको आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने का प्रयास हमने इसमें किया। आयुष्मान भारत योजना में 37 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। पीएम उज्ज्वला योजना में 9.6 करोड़ लोगों को गैस के कनेक्शन मिले। जनधन योजना में 49 करोड़ बैंक अकाउंट्स ओपन हुए। स्वच्छ भारत अभियान में 12 करोड़ टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए। पीएम किसान सम्मान निधि 11 करोड़ बेनिफिशियरीज है। मुद्रा योजना 40 करोड़ है। हर योजना में जो योजना का विशेषता ये है कि समाज के सबसे गरीब कौन है, उनको हम सम्मान से कैसे खड़े कर सकते, यही उसकी विशेषता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3-3.5 करोड़ लोगों को घर बना के मिले। अब ये लिस्ट बहुत बड़ी है। इसके पीछे यही कि जो आज का गरीब है, जो सबसे गरीब है, वो लोअर मिडिल क्लास में कन्वर्ट हुआ। जो लोअर मिडिल क्लास में हुआ था वो मिडिल क्लास में हुआ, और जो मिडिल क्लास में था वो हायर मिडिल क्लास में हुआ। ये कैसे हुआ? आप तो मुंबई में है, मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल है। आखिर हमें अगर प्रगति और विकास करनी है तो हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है हमारे देश के। 1 इज इथिक्स, 2nd इज इकोनॉमी एंड 3rd इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। और अभी जो भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो में बोला, वो सब वर्ल्ड में चर्चा का विषय है। वो है डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स। अब अलग अलग प्रकार के किसान, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, हर व्यक्ति का हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स ने क्या है, ये आप समझ सकते हैं, सुखांक। और उसको कैसे बढ़ाने की कोशिश हमारे आर्थिक नीति में हुई है। ये जो 75 साल की आर्थिक नीतियां थी, उसके साथ हमारी आर्थिक नीति क्या रही, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। पहली बात, देश में राज्य का बजट और भारत सरकार का बजट, ये विकास का आधार होता है। हमारी पहली सोच ये थी कि व्हाट इज टारगेट, हमारा उद्दिष्ट क्या है। हमारा उद्दिष्ट है कि हमें देश में गरीबी दूर करनी है। देश में सोशो इकोनॉमिक अनइक्वालिटी जो है उसको समाप्त करनी है। सामाजिक विषयों में कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है।
इसके आधार पर सामाजिक आधार पर समाज को खड़ा करना है। आर्थिक विषमता को मुक्त होके आर्थिक आधार पर समाज को खड़ा करना है। तो इसकी प्रोसेस गतिशील कौन सी हो सकती है? आज तक जो कांग्रेस की सोच थी वो बजट सेंट्रलाइज थी। हमारी पहली सोच थी कि नहीं, अभी जैसे उदाहरण के लिए मैं मुंबई में अगर बजट से अगर ब्रिज बांधते रहता तो अभी तक भी नहीं पूरे होते 55। वर्ली बांद्रा सीलिंग कभी नहीं होता, पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे कभी नहीं होता। मैं कैपिटल मार्केट में गया, वहां से पैसे कर्जे से लाए और उससे बनाए। पैसे तो निकल गए, लोगों का सेविंग हो गया, टाइम बच गया, लोग भी खुश हुए। मैं दिल्ली चला गया, अब महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को सब पैसे वसूल होने के बाद मॉनिटाइज किया, फिर 10,000 करोड़ मिला है। तो मैं जब ये बीओटी और पीपीपी की बात करता था तो मुझे याद है कि जयंत पाटिल और आर पाटिल मुझे हाउस में पूछते थे कि मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे तो पूछते थे कि भाई आप तो रोड बीओटी पे निकाल रहे हो, ये पीपीपी मॉडल में कर रहे हो, तो सरकार भी पीपीपी और बीओटी पे क्यों नहीं निकालते? बाद में ये बात अलग है कि वो मेरे पास आने लगे, बजट में पैसा नहीं है तो बीओटी में करा दो। अच्छा, ये केवल पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतने बड़े प्रमाण पर आई है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक सागरमाला करके योजना मोदी जी के नेतृत्व में हमने शुरू की, मैं शिपिंग मंत्री था। मेरा बजट था 900 करोड़ का और सागरमाला परियोजना हमने बनाई थी 16 लाख करोड़ की। आप इमेजिन करोगे कि 900 करोड़ रुपए की योजना, 900 करोड़ का बजट मेरे डिपार्टमेंट का, और अभी तक सागरमाला में 9 लाख करोड़ रुपए के काम पूरे हो गए। 9 लाख करोड़। ये कैसे हुए? ये मुंबई वालों को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आर्थिक नीति समझते हैं। हमने भारतमाला की 30 लाख करोड़ की, भारतमाला 1, और मैं कहता हूं मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं कभी भी मीडिया को बोलता हूं, मैं जब करोड़ों में बात करता हूं, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, लोगों को लगता है पहले ही नेता है, कुछ बोलते होंगे ऐसे ही, तो मैं बोलता रिकॉर्ड कर लो। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बैठे यहां, हमने एक इनविट मॉडल में लॉन्च किया। तो लॉन्च होने के बाद 10 दिन का टाइम था हमारे बॉन्ड को, और मैं भी 10 दिन के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाके वो बेल बजाकर उसको क्लोज करना था। और मैं फैमिली के साथ गोवा चला गया था। अचानक मुझे मेरे एनएचआई फाइनेंस मेंबर का फोन आया, सर गड़बड़ हो गई। मतलब क्या हुआ? बोले हमने लॉन्च किया, 10 दिन का टाइम दिया था, पर पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब इतना पैसा मिल रहा है, तुम जल्दी आओ, नहीं तो ये वापस कैसे करना, ये प्रॉब्लम होगा, हम बंद नहीं कर सकते ये। तो मुझे क्या करना है? बोले आप जल्दी आओ, बेल बजाओ, इशू क्लोज करो। 10 दिन का टाइम और 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। तो मैं क्यों रोड और टनल के काम आपको कोई गिनाता ही नहीं, क्योंकि आप जहां जाओगे वहां दिखता है आपको रोड। तो ये क्यों हुआ? आर्थिक नीति में जो मोदी जी के नेतृत्व में बदल किया, उसके कारण हुआ। आज मैं 1 मिनट में आज मैं आके कह रहा था, मुझे एक जन मिले तो मैंने पहले कहा था कि वर्ली बांद्रा बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। अब मैं मुंबई दिल्ली रोड बना रहा हूं, पर मैंने पहले दिन जब डिक्लेयर किया था कि नरीमन पॉइंट से दिल्ली 12 घंटे में होगा। अब प्रॉब्लम हुआ कि रोड जब डिजाइन हुआ तो जेएनपीटी के लिए चला गया, तो इधर आता नहीं मुंबई में। तो मैंने हमारे एनएचए कह दिया, मुझे तो नरीमन पॉइंट से 12 घंटे करने की बात है। तो बोले सर ये बहुत कठिन काम है। मतलब क्या होगा? बोले वर्ली बांद्रा से उधर दिल्ली मुंबई हाईवे को जोड़ने के लिए ब्रिज बनाना पड़ेगा। मतलब बनाएंगे। बोले उसकी कीमत कितनी आएगी? मतलब कितनी आएगी? बोले 1 लाख करोड़। मतलब उसमें क्या बात है, कर लेंगे। अब मुझे 1 लाख करोड़ करने में अड़चन नहीं है, जहां तक ये पहुंचा है उसके बाद मैं जोड़ने वाला हूं। इसका कारण ये है कि आर्थिक नीति में बदलाव हुआ। अब आपको एक ही बात बताता हूं कि मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर का मंत्री हूं, ये ऑटोमोबाइल मेरे पास है।
ये टोटल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हमारा नंबर था वर्ल्ड में चौथा। पहले नंबर पर था चाइना, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर जापान और चौथे नंबर पर इंडिया। अब क्या हुआ, एक 2 महीने पहले हमने जापान को पीछे डाला और हम तीसरे नंबर पर आए। और मैं आपको बताता हूं, आज से 5 साल के बाद हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 होगा। द साइज ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज 7.5 लाख करोड़ और दिस इज द इंडस्ट्री जिन्होंने अभी तक 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दिया है। दिस इज द इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा जीएसटी भारत सरकार और राज्य सरकार को देती है। और मैंने ये तय किया है कि 5 साल में इसको 15 लाख करोड़ की करना। अब देखो, वर्ल्ड में एक आधे को छोड़ दो, ऑल ब्रांड्स, रेप्यूटेड ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हिंदुस्तान में है। मैंने अभी इलेक्ट्रिक मर्सिडीज लॉन्च की, तो उन्होंने जर्मनी से आए थे चेयरमैन, ने कहा कि अभी हमने इसके बाद केवल इलेक्ट्रिक पर ही गाड़ियां बनाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे। अभी ट्रैक्टर, ट्रक, बसें सब हुआ। ये अशोक लेलैंड ने मिथेनॉल का ट्रक अभी मैंने लॉन्च किया। अभी मैं आ रहा था, इलेक्ट्रिक बस मैंने लॉन्च की, डबल डेकर बस मुंबई में आई। और अब मुझे कोई लगता नहीं कि ये इतना वायबल है और ये प्राइवेट सेक्टर में कि एक बेस्ट की बस चलती है तो एक बस में पर किलोमीटर कॉस्ट चलने की उसकी 115 रुपए आती है। और इलेक्ट्रिक बस, नॉन एसी बस, इसकी कॉस्ट 39 रुपीज पर किलोमीटर है और एसी बस 41 रुपीज पर किलोमीटर है। तो बेस्ट वालों ने केवल इलेक्ट्रिक बस कन्वर्ट कर दी तो भी 30% टिकट रेट कम करके एयर कंडीशन गाड़ी में बैठकर मुंबई वाले चलेंगे तो भी बेस्ट को प्रॉफिट होगा, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये क्या हुआ कि अभी पहले कोई महाराष्ट्र सरकार ग्रांट देगी, फिर बस, अभी ऐसा रहा ही नहीं। अब मॉडल ऐसा हो गया कि वो बैंक से बैंकेबल प्रोजेक्ट लेके कर सकते हैं। और इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हम सब जगह पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आए बिना ट्रेड बिजनेस बढ़ नहीं सकता और ट्रेड बिजनेस जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक गरीबी दूर नहीं होगी। तो बेसिक बात यही है कि हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में करीब आप अगर हिसाब लगाएंगे तो 12% एग्रीकल्चर से आती है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है और करीब 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आती है। अब हमारे देश में ग्रोथ बढ़ रही है क्योंकि केवल बजटरी फंड्स के ऊपर ग्रोथ डिपेंड नहीं करती, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लेकर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से लेकर उसके साथ साथ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ ग्रोथ के इंजन को हमने मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के कारण टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ा। अब आपको मैं बताता हूं कि इसके बाद इसके परिणाम जो है, ग्रोथ रेट जिसका अभी उल्लेख भसीन जी ने किया था कि हमारे देश में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ग्रोथ कितनी थी, उसके पहले कितनी थी और अभी आज कितनी है। इसका बेसिक रीजन जो है, जो मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल, और आप लोग समझ सकते हैं कि जितने बड़े प्रमाण पर कैपिटल मल्टीप्लाई होगा उतने बड़े प्रमाण पर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा। जो कैपिटल लाते, दे आर नॉट ओनली वेल्थ क्रिएटर, दे आर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। अभी ये हमारी बहन जी बैठी है, इन्होंने कमानी इंजीनियरिंग चलाने के लिए लिया। मैं तब था तो कमानी इंजीनियरिंग बंद पड़ा था, अब कमानी को इन्होंने कोऑपरेटिव में लिया उस समय और उसका फायदा क्या हुआ, हजारों लोगों को रोजगार मिला, उसके एंसिलरी को रोजगार मिला। तो पहली बात यह है कि वी नीड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दे आर नॉट वेल्थ क्रिएटर, दे आर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। 75 साल में से 60 साल में हमने क्या किया, जो वेल्थ क्रिएटर थे उनके प्रति हेट्रेट पैदा किया। ये पूंजीवादी, भांडवलवादी, शोषण करने वाले, अब वो पुराने भाषण आपको पता होगा।
और इसलिए हमारी बेसिक सोच ये है कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करें। दैट इज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ मोदी इकोनॉमिक्स, कि हमने इसको इनकरेज किया। इसीलिए 900 करोड़ रुपए का बजट होने के बाद भी 9 लाख करोड़ का काम किया। आज मैं अभी तक 9 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। 50 लाख करोड़। एक भी काम में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई आरोप नहीं कर सकता, किसी को मेरे पास आना नहीं पड़ा। नो करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और क्वालिटी पक्की अच्छी है। यह क्यों हो सका? क्योंकि हमारी सरकार में गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल आधार पर हमने डिजिटलाइज किया सिस्टम को। मैं आरटीओ वाले मेरे ऊपर बहुत नाराज होते हैं। मैंने 16 ऐसी चीजें थी। आजकल नेशनल परमिट घर में बैठकर इंटरनेट से मिलता है। ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर अभी जो डिजिटल एक ये लॉकर खुला है, आपके गाड़ी के कागज डिजिटल लॉकर में रखो, पुलिस ने ला मोबाइल फोन निकालो और दिखा दो। तो ये जो चेंजेस हुए, 1200 कानून हमने बदले हैं और इसके कारण ट्रांसपेरेंसी भी आई और करप्शन भी गया। अब धीरे धीरे लोगों को परफॉर्मेंस ऑडिट हुआ। तो एक तरफ गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट और दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों आधार पर सब सेक्टर में हो रही है। समस्या है, हमारा देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, गांव गरीब मजदूर किसानों के प्रश्न अलग अलग प्रकार के हैं। जो रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसमें काफी काम करने की जरूरत है। वहां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। मुंबई में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने से ज्यादा गढ़चिरौली में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होनी चाहिए। थाना जिले में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो अच्छी बात है, पर थाना जिले के ट्राइबल एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होनी चाहिए, ये जरूरी है। हमने 500 ब्लॉक्स और 120 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेंट ब्लॉक्स, और वहां के सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी है। यानी जो दे सकता है उससे लेना चाहिए और जो नहीं खरीद सकता, जो गरीब है, उसको देना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली द प्रिंसिपल जो है, जो गरीब कल्याण यही स्पिरिट है, लोगों का कल्याण यही स्पिरिट है। और इसलिए जो सोशल सेक्टर की स्कीम से वो क्यों चल रही है? क्योंकि रेवेन्यू आ रहा है। अगर रेवेन्यू नहीं आता स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से तो ये करना संभव नहीं था। और इसलिए टोटल रिफॉर्म हुए, रिफॉर्म परफॉर्म, ये सूत्र के आधार पर अभी जैसे पावर सेक्टर में था, मोर जनरेशन मोर लॉसेस, नो जनरेशन नो लॉसेस। अब वो रेवड़ी बांटने का काम चलता है, बिजली मुफ्त दो, पानी मुफ्त दो, इससे कितना नुकसान होगा। आज हमारे देश में टोटल पावर सेक्टर में आज हर राज्य के डिस्कॉम की हालत कैसी है? टोटल लॉसेस इन द स्टेट गवर्नमेंट डिस्कॉम इज मोर देन 18 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ है। और इसलिए हमने पावर सेक्टर में बहुत बड़ा सुधार किया। अब हमारी टोटल पावर बास्केट में 38% पावर सोलर है। जो पहले गुजरात में मोदी जी ने सोलर पावर ली थी तो उसका रेट आया था 16 रुपए पर यूनिट। आज कितना आया? 2 रुपया 30 पैसे, 40 पैसे पर यूनिट। अब मुझे बताओ कि टोटल पावर सेक्टर में अगर ये पावर मिक्स कर देंगे तो हमारी पावर का, थर्मल पावर का रेट है 4.5 रुपए। हमारी ये न्यूक्लियर पावर 7.5 रुपए। अब हम लोग हाइड्रो पावर बढ़ा रहे, सोलर पावर बढ़ा रहे, ग्रीन पावर बढ़ा रहे। ये ग्रीन पावर है। एक तरफ 2070 के पहले पेरिस अकॉर्ड के साथ हमने जो कमिटमेंट किए कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल देश बनेंगे, उसके तरफ भी जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पावर को सस्ता भी कर रहे हैं। आज 38% पावर सोलर है और धीरे धीरे हमें यह सोचना होगा कि थर्मल पावर के बजाय हम किस प्रकार से जियो थर्मल पावर लाए, हाइड्रो पावर लाए, विंड पावर लाए, सोलर पावर लाए, बायोमास से पावर लाए। और अगर जरूरत होगी तो कुछ जगह पर न्यूक्लियर पावर का भी विचार करना पड़ेगा। अगर यूरेनियम बेस्ड पावर नहीं तो थोरियम हमारे पास है, उसके साथ पावर तैयार करेंगे। बिकॉज वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन,
चार बातें नहीं होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। तो आज एक प्रकार से हर क्षेत्र में बदल हो रहा है। अभी 16 लाख करोड़ हमारा इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं 2004 से बात कर रहा था। आज हमारे यहां मेरा विश्वास है कि 5 साल के अंदर हम इसको 50% कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? मैं अभी आशीष जिसका उल्लेख कर रहा था, तब मैं तो आजकल मुंबई लगभग आता ही नहीं हूं, तो कभी मुलाकात नहीं होती, पर ये जो चौक है आपका, जो माहिम चर्च का, इसके बारे में एक रिकॉर्ड आया है कि हमारे देश में सबसे हाईएस्ट पोल्यूटेड कोई चौक है तो ये चौक है। अब 40% पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब हम इलेक्ट्रिक बस ला रहे हैं। आप समझ लीजिए कि मुंबई की पूरी बसेस इलेक्ट्रिक पर चलेगी तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक कार आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, अब इलेक्ट्रिक बस आई। जो बनाते नहीं रहे थे वो भी अब बना रहे, 2-2, 3-3 गुना कैपेसिटी बढ़ा रहे। और इतना ही नहीं तो मुझे पहले पत्रकार पूछते थे, फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी, फिर रास्ते में बंद होगी तो चार्ज कैसे होगी? अब कोई नहीं पूछता। अब वेटिंग लिस्ट है। अब मुझे बोलते आउट ऑफ टर्न गाड़ी दिलाओ मुझे। ये कितना बड़ा रिवोल्यूशन है। इथेनॉल हमारे देश का किसान तैयार कर रहा है, बी मोलाइसिस, सी मोलाइसिस, शुगर केन जूस, मक्के से, ब्रोकन राइस से, बांबू से हम बिटुमेन बना रहे हैं, एविएशन फ्यूल बना रहे हैं, बायोफ्यूल। हवाई जहाज के फ्यूल में 2% डालने की बात है, हमारा किसान बना रहा है। तो आने वाले समय में हमने गांव के लोगों को रोजगार निर्माण किया। रूरल एग्रीकल्चर और ट्राइबल सेक्टर को कैसे रोजगार देना, तो बायोफ्यूल का सेक्टर कम से कम 2 लाख करोड़ का बनेगा। पूरा उत्तर प्रदेश के किसान, गन्ना उत्पादक किसानों को इसलिए गन्ने का भाव मिला, गन्ने का पैसा मिला क्योंकि इथेनॉल आया। जब पूरी शुगर थी तो ब्राजील में 22 रुपए किलो शुगर का भाव और हिंदुस्तान में 32 रुपए किलो। कहां से एक्सपोर्ट होगा? अब मैं फ्लेक्स इंजन ला रहा हूं। अगस्त में टोयोटो की गाड़ी लॉन्च कर रहा हूं। ये कैमरी करके गाड़ी थी ना, जिसमें 100% पेट्रोल और 40% बिजली तैयार करती थी। अब पूरी टोयोटो की, इनोवा से लेकर सब गाड़ी आ रही है, सुजुकी की आ रही है, ऑलरेडी बजाज, टीवीएस और हीरो की स्कूटर्स आ गई है जो 100% बायो इथेनॉल पे चलेगी। यानी इथेनॉल का रेट 60 रुपए, पेट्रोल का 120 रुपए, और 40% बिजली तैयार करेगी। तो पेट्रोल की तुलना में एवरेज जो मिल रहा है उसके हिसाब से अगर हिसाब लगे तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, 15 रुपए लीटर। और ऊपर से प्रदूषण नहीं। जो इथिक्स, इकोनॉमी और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जो 3 पिलर है हमारे इंडियन सोसाइटी के, उसमें इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। ऐसे हर फील्ड में आप देखिए। एक समय हमारे पास एमएसपी हम बढ़ाते गए, धीरे धीरे स्थिति ऐसी आई कि कमर्शियल मार्केट प्राइस कम है और एमएसपी ज्यादा है, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन था। आज हमने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर बनाया। किसान अन्नदाता था, ऊर्जादाता बना। अब हमने पानीपत में एक रिफाइनरी शुरू की है जो राइस स्ट्रॉ, परली, वो आपको ज्यादा परली का मालूम, दिल्ली के पोल्यूशन के लिए परली कारणीभूत है। ये पंजाब हरियाणा के लोग जलाते थे और ये पूरा पोल्यूशन दिल्ली में होता है। तो परली पे हमने काम शुरू किया। अभी मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। 135 प्लांट आए देश में, काम शुरू है, 26 शुरू हो गए। और परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाते हैं। और मेरा देश का पहला ट्रैक्टर है जो बायो सीएनजी पे चलता है, जिसमें 1 लाख रुपए की बचत हो रही है और किसान ऊर्जादाता बन रहा है। और पानीपत में जो परली है उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल, इंडियन ऑयल का प्रोजेक्ट है, और 150 टन बायो बिटुमिन बनता है। अभी मैंने ऑलरेडी सीएसआर ने और सेंट्रल ने नया यूनिट बनाया, ट्रैक्टर मोल्डेड, कि परली से बायोमास से, कॉटन स्ट्रॉ, विट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, परली से बिटुमिन बनता है। तो मैंने सोचा हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। मैंने कहा ये किसान बनाएगा। अब मैं स्कीम फॉर्मुलेट कर रहा हूं
कि हमारे किसान ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट खरीदी करेंगे, वो बिटुमिन तैयार करेंगे, और जितना बिटुमिन किसान तैयार करेंगे वो 30 लाख टन हम खरीदने के लिए तैयार हैं। तो किसान को रोजगार मिलेगा। अगर किसान के हाथ में पैसा आता है, उसकी परचेसिंग पावर बढ़ती है, वो बंगला बनाता है, तो गांव में स्कूल आएगी, कॉलेज आएगा, ट्रेड मॉल आएगा, तो किसान का लड़का कोल्हापुर, सांगली, सातारा छोड़ के मुंबई के झोपड़पट्टी में रहने के लिए क्यों आएगा? जो मल्टीप्लिकेशन रूरल एग्रीकल्चर और अभी टूरिज्म, मैंने एक बुद्ध सर्किट बनाया, 22,000 करोड़ खर्चा करके पूरा हो गया पूरे। भगवान गौतम बुद्ध का जहां जन्म हुआ, जहां उनको दीक्षा मिली, जहां वो रहे, जहां उनका आखिर उनने देह रखा, सब जगह पर बड़े बड़े अच्छे रोड से, 4 लेन रोड से जोड़ा। वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं वाराणसी, फॉरेन से, और कितने बौद्ध देशों में आकर वो पूरा दर्शन करने जाते, क्योंकि रोड अच्छे बन गए, टूरिज्म बढ़ा। अब अयोध्या में हमने 30,000 करोड़ के रोड बना रहे, और राम वनवास में गए, सीता का जन्म, जहां नेपाल तक रोड बना है, और अभी राम गमन यात्रा बनाई। अब वो उसमें से टूरिज्म 3 गुना बढ़ा। अभी देहरादून में गया था मैं। अब दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, दिसंबर में 2 घंटे में। दिल्ली से हरिद्वार 8 घंटे लगते थे, दिसंबर में 1.5 घंटा। दिल्ली से अमृतसर 9 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे में। कटरा 12 घंटे लगते थे, 6 घंटे में। श्रीनगर 8 घंटे में लगते थे, 18 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे में। दिल्ली से मुंबई 40 घंटे लगते थे, 12 घंटे। चेन्नई से बेंगलोर 4.5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में। बंगलोर से मैसूर 3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटा 1.25 घंटे में। तो क्या हुआ इसका परिणाम पता है आपको? मुझे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी हमारे यहां टूरिस्ट दुगने हो गए, क्योंकि ऑल सीजन रोड बना रहे हम लोग। 6 महीना बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नहीं, 12 महीने। वो रोड अच्छे बने, टनल में अभी पूरे होने के हैं, अब लोगों ने जाना शुरू किया। इतना टूरिस्ट बढ़ा है कि टूरिस्ट ही ऐसा फील्ड है कि 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे खर्चा होती है। ढाबे, रेस्टोरेंट, रोपवे, अभी 260 करीब 1.25 लाख करोड़ की रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे हम बना रहे, अब 12 का काम शुरू हो गया। कितना बड़ा पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट का बढ़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से आएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये कौन से फील्ड में करने से हमें फायदा होगा, इसमें आर्थिक नीति का परिणाम सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसलिए एक तरफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट तो आ ही रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की जैसे मैंने आपको कहानी बताई, वैसे बाकी सेक्टर भी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है। और हम धीरे धीरे इस पे काम कर रहे हैं कि इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और पर कैपिटा इनकम और जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना। और जो देश में डिस्पैरिटी है एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और अर्बन सेक्टर में, उसको कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में हम कैसे एम्प्लॉयमेंट खड़े करेंगे, उसके लिए ले जाना। 2 बातों का हमने अनुकरण किया। एक वेस्ट टू वेल्थ, मैंने अभी पॉलिसी बनाई है। अभी हमने कचरे से, मैं तो बताऊं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। अभी मैंने दिल्ली में एक रिंग रोड बनाया 10,000 करोड़ का, बहुत बड़ा रोड है, अच्छा रोड है। उसमें 25 लाख टन कचरा दिल्ली का सेग्रीगेट करके रोड में डाल दिया। एक अहमदाबाद डोलेरो रोड बना, उसमें 30 लाख टन कचरा रोड के अंदर डाला। यानी स्वच्छता अभियान में हमने कचरे में वैल्यू क्रिएट की। पहले टायर इंपोर्ट करने के लिए बनाई थी, मैंने एनवायरमेंट मिनिस्टर को इसको परमिशन दो। अब टायर इंपोर्ट होते हैं, वेस्ट टायर, उसकी रबर पाउडर निकालते हैं और 15% बिटुमेन में डालने की, बिटुमेन रोड में डालने की हमने अनुमति दी। रोड भी अच्छा बनता है। फायदा क्या हुआ? बिटुमेन का भाव 50 रुपए किलो और रबर पाउडर का भाव 25 रुपए किलो, यानी आधा रेट बच गया, रोड भी सस्ता हो गया, रोजगार भी, सर्कुलेशन इकोनॉमी शुरू हुई, और दूसरी ओर इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट हुआ। टोटल ओवरऑल इकोनॉमिक अप्रोच और सोच ये देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पावर सरप्लस है, पानी में हमने इतनी योजनाएं लाई। पानी के बारे में एक फिलोसोफर ने सही कहा है कि
जिस राज्य में या शहर में और जिले में पानी समाप्त हो जाता है वो शहर नष्ट हो जाता है, और जिस शहर में पानी बढ़ता है, वाटर कंजर्वेशन से वाटर स्टोरेज बढ़ता है, वो देश समृद्ध संपन्न बनता है। हमारे यहाँ दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। तो आज हमारे यहां करीब 1500 हमने अमृत सरोवर बनाए। अब मैं तो इतना विद्वान नहीं हूं, मुझे 6 डिलीट मिली। 4 तो महाराष्ट्र की बाबा साहेब आंबेडकर यूनिवर्सिटी संभाजीनगर, महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी राहुरी, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला, और एक नांदेड़ की अपनी यूनिवर्सिटी, ऐसी 4 मिली, और एक रामानंद तीर्थ, और एक चौथी मिली, 5वीं मिली गलगोटिया करके उत्तर भारत की, और 6वीं मिली SBM यूनिवर्सिटी तमिलनाडु की। तो मैं कभी कभी 4 तो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस में, क्योंकि मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ। ये बुल्डाना जिला है जहाँ अजिंठा है, हमने वो पूरे रोड पर धनगर समाज के 15,000 लोग माइग्रेट होते थे। हमने पूरे वहां नदी नाले खोलीकरण किए, लेक बनाए अच्छे अच्छे। अब एक भी आदमी नहीं जाता, वहां इरिगेशन शुरू हो गया। आज ऐसे 1500 अमृत सरोवर की योजना हमारे सरकार ने की, और मैंने खुद महाराष्ट्र में वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, 6000 करोड़ महाराष्ट्र को दिए। ये जो पश्चिम महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट है, ये टेम्बू, मैसाड़ और पूरे महाराष्ट्र में बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट थे, स्मारक थे जैसे पुराने लोगों के, 50% के ऊपर जिनको 6000 करोड़ देके सब इरिगेशन प्रोजेक्ट हमने पूरे किए। तो महाराष्ट्र समृद्ध संपन्न होने में मदद में आई। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से लेकर अभी सोलर पंप आए। कल मैं अपने खेती पे था, मेरे 3 कुएं पर मैंने 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप लगाए। वो सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक चलते हैं। मेरी पूरी 65 एकड़ जमीन पानी के नीचे आई। यानी कितना बड़ा रिवोल्यूशन है। एग्रीकल्चर वाला किसान जो है वो अन्नदाता, ऊर्जा दाता, अब बिटुमिन दाता बन रहा है। और एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में टूरिज्म के कारण और टेक्नोलॉजी के कारण बदल हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। हमारे 9 साल में टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन हुआ। स्टार्टअप कितने हुए, कितने यंग लड़के आए, कितनी वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने लाई, टेक्नोलॉजी लाई, ज्वाइंट वेंचर्स हुए, इन्वेस्टमेंट आई। और आज हम भले ही, मैं नाम नहीं लेता किसी देश का, पर जैसे मैंने ऑटोमोबाइल में कहा कि आज हम 5 साल के बाद नंबर 1 पर जाएंगे, मैं आपको बताता हूं कि इस नीतियों के कारण हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे और विश्व की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेंगे। ये महाराष्ट्र तो छोड़ो, मैं उत्तर प्रदेश और बिहार में जाके कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के रोड 2024 समाप्त होने के पहले अमेरिका के बराबर होंगे। अब सब विश्वास रखते हैं। आप अभी बिहार में जाओ, यूपी में जाओ, कितने ब्रह्मपुत्र में जाओ, कितने ब्रिज बन रहे हैं। अरुणाचल जाओ, मेघालय जाओ, त्रिपुरा जाओ, मणिपुर जाओ। आज पूरे हमारी 7 सिस्टर्स, कोई डेवलपमेंट ही नहीं थी। एयरपोर्ट कितने बने, रेलवे कहां तक गई। ये सब बातों से ओवरऑल इंपैक्ट होता है। अभी आप उद्योग और व्यापार क्षेत्र के लॉजिस्टिक कॉस्ट, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी है, 16%। अमेरिका की कितनी है, 12%। यूरोपियन कंट्री की कितनी है, 12%। चाइना की कितनी है, 8%। हमारी 16%। कैसे एक्सपोर्ट होगा हमारा। और हमने ये तय किया कि हम हमारी कॉस्ट को, लॉजिस्टिक कॉस्ट को सिंगल डिजिट लाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, 2024 के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% होगी। दिल्ली से मुंबई 1 महीने में 4 ट्रिप मार रहा था ट्रक, अब जल्दी ही दिसंबर के बाद 1 ट्रक 8 ट्रिप मारेगा। और वो भी डीजल के बजाय जब इलेक्ट्रिक पर आएगा और एलएनजी को यूज करेगा तो उसकी कॉस्ट, आप एक एलएनजी का, मैंने ये अपने पुणे में चाकण में ब्लू एनर्जी का ट्रक लॉन्च किए एलएनजी के,
फिएट कंपनी का इंजन है। अब 100 रुपए का डीजल जहां यूज कर रहे हैं वहां 50 रुपए का एलएनजी लगता है, 60 रुपए का सीएनजी लगता है। और सीएनजी किसान तैयार करेगा, गांव में तैयार होगा। आप बताइए कितना बड़ा इंपैक्ट होगा उसका। और लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर 9% पे आएगी तो हमारा एक्सपोर्ट दुगना होगा, और एक्सपोर्ट दुगना होगा तो रोजगार किसको मिलेगा? एक्सपोर्ट अगर दुगना होगा तो वैल्यू एडिशन कहां होगा? ये जो हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, वेंडर्स है हमारे, ये कहां डेवलप होंगे? आज मुझे बताइए गुड़गांव में इतनी रौनक क्यों है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कारण। पूना की रौनक क्यों है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और आईटी के कारण। बदल गया। मैं जब मुंबई पूना रोड बना रहा था तो मैं कह रहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग पूना में रहेंगे और मुंबई में नौकरी करेंगे, या मुंबई में रहेंगे पूना में जाएंगे। तो मुझे याद है कि 2 घंटे बोल रहा था तो अखबारों ने यहां एडिटोरियल लिखा था, ये मंत्री कुछ भी बोलता है करके मेरे ऊपर। अब क्या स्थिति हो गई? जेट एयरवेज की 8 फ्लाइट थी, यहां से चलती थी पूना, अब एक भी नहीं जाती, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इकोनॉमिक नीतियों के कारण हुआ। तो इकोनॉमिक नीति का जो स्पिरिट है वो है डोमेस्टिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट को यूज करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाएंगे, टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, नहीं होगा तो वर्ल्ड से लाएंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, रोजगार का निर्माण करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे और गरीबी दूर करेंगे। और मुझे लगता है कि इसके इकोनॉमिक जो है वो आपको सब जगह देखने के लिए मिलता है। एक एयरपोर्ट बना, कितना अभी इन्होंने बताया 74, और अभी 74 ये 9 साल में हुए। और मैं तो वो पानी पे उतरने वाला, यही मुंबई में मैंने ट्रायल हवाई जहाज लाया था, एमपीबीएस सी प्लेन, जो जमीन पर भी उतरता है और पानी पर। मैं खुद उसमें बैठा था और मैंने गिरगांव चौपाटी पर उतरा था। अब वो दूर नहीं है, और इसलिए यहां से मुंबई से उदयपुर जाना होगा तो ये जो एमपीबीएस सी प्लेन में बैठेंगे और डायरेक्ट उदयपुर के तालाब में उतरेंगे, और उदयपुर के तालाब से उड़ जाएंगे तो कलकत्ता के एयर स्ट्रिप पे उतरेंगे। तो पूरा टूरिज्म ही बदल जाएगा। कुछ भी नहीं। अभी मैं एनएचआई में 670 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहा हूं। मैंने एक बार हमारे अधिकारियों को बुलाया, मुझे बोला आपको तो शर्म नहीं आती पर मुझे आती है। बोले सर क्या हो गया? मैं बोला 1000 किलोमीटर एनएचआई पर कोई मुतने के लिए जगह है क्या? बताओ मतलब मुझे, महिलाओं की क्या हालत होती होगी। अभी मैं 670 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहा हूं जहां ड्रोन भी उतरेगा। मैंने ये सोच के कि 2 लोग 4 लोग ड्रोन टैक्सी में उड़ेंगे, वहां आएंगे। अभी मैंने एमजीएम हॉस्पिटल तमिलनाडु में सिस्टम को इनॉग्रेट किया। हार्ट, लंग्स एयरपोर्ट पे उतरती है और ड्रोन में उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाती है। तो हेलीपोर्ट 670 बना रहे हम लोग। 30 तो एयर स्ट्रिप ऐसे मैंने बनाई है अभी, उसमें से 16 बन गई जहां हवाई जहाज उतरता है, हवाई जहाज उतर सकता है। और ये जो इससे कारण अनेक जगह पर केवल पैसेंजर का फायदा नहीं होगा। जो पहली बात थी कि नेशनलिज्म के साथ सुरक्षा, आज कितना हमने, आज डिफेंस में हमने बड़े प्रमाण पर, इतने बड़े प्रमाण पर राफेल बना रहे। अरे 250 राफेल हमने बनाए उनसे। इसके बाद वर्ल्ड में राफेल एक्सपोर्ट कौन करेगा? इंडिया। हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट देखो आज 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ का है। 5 साल के अंदर हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट 2 लाख करोड़ पहुंचेगा, इतना पोटेंशियल है। क्योंकि जो हवाई जहाज फ्रांस में बन रहा है जिसकी कीमत है वो हिंदुस्तान में उससे 30% सस्ता बनता है। ये जितने लोग ऑटोमोबाइल वाले हिंदुस्तान में आ रहे हैं वो कोई हमारे चेहरे की तरफ देखकर नहीं आ रहे। यहाँ इंजीनियरिंग मैन पावर, हाईएस्ट इंजीनियरिंग ट्रेन स्किल्ड मैन पावर वर्ल्ड में अगर किसी देश में तो इंडिया में है। हमारी आईआईटी, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, इसलिए मैन पावर अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है। हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई अभी। 15 साल के ऊपर गाड़ी स्क्रैप करना है तो एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर सब सस्ता हो जाएगा। अभी लिथियम आयन बैटरी, एक समय उसकी कीमत थी $150 पर किलोवाट, अभी 115 आई।
और मेरा विश्वास है कि अब 1 साल के अंदर 100 आएगी, यानी पेट्रोल की गाड़ी की कीमत, डीजल के बस की कीमत और ट्रक की सेम हो जाएगी। अब तो मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं, वो इलेक्ट्रिक केबल पर ट्रक और बस उसी पे जाएगी और कॉस्ट एकदम कम। 120 रुपए का पेट्रोल जहां खर्चा होता है वह 8 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे बताओ इकोनॉमिक्स कितना बदल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन और जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसी टुवर्ड्स क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल एंड ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड, जो दरिद्र नारायण है, वो सोशो इकोनॉमिक थिंकिंग, अंत्योदय, ये उद्दिष्ट है जिसमें जितनी योजना बनाई, गरीब को हार्ट का ऑपरेशन फुकट में, कैंसर, सब कैसे उसको हम उसका लाइफ सस्टेनेबल बनाए। आखिर में आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि फिजिकल इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस तो आवश्यक है ही, और सोशल सेक्टर में भी परिवर्तन करना उतना ही आवश्यक है। दोनों एक में को पूरक है। केवल बड़े कैपिटलिस्ट बन जाएंगे और गरीब गरीब बनते जाएंगे तो गलत होगा। हम समाजवादी भी नहीं, साम्यवादी भी नहीं और पूंजीवादी भी नहीं। हमने देश को नई आर्थिक सोच दी है और वो आर्थिक सोच है गरीब के केंद्रित। और इसलिए जो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, जो बात भूटान के प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसका सिंपल मीनिंग इतना ही है, हर गांव में अच्छी स्कूल हो, गांव में जाने के लिए रोड हो, गरीब को अपने मालिकी का अच्छा मकान हो, उसको शुद्ध हवा मिले, उसको शुद्ध पानी मिले, 24 घंटे बिजली मिले, उसके बच्चों को स्कूल मिले, बड़े होने के बाद अच्छा कॉलेज मिले, गांव में अच्छे मार्केट हो, एंटरटेनमेंट के साधन हो, खुशी समृद्ध संपन्न समाज, यानी डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स। अब ये धीरे धीरे पूरी योजना है उसी के तरफ लेकर जा रही है। बोलने के लिए बहुत कुछ है, आपको भी खाना खाना है तो कहीं ना कहीं मैं समझ गया कि ज्यादा देर बोलना ठीक नहीं होगा, पर केवल फिजिकली ये छोटी मोटी योजनाएं तो आपके सामने है। एयरपोर्ट, रोड तो आप देख ही रहे हो, पर इकोनॉमिक सोच में आप लोग सबसे ज्यादा अच्छे जवाब है, क्योंकि मुंबई इज ए इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ अवर कंट्री। और आर्थिक सोच ऐसी होती है कि जिसके कारण देश की इकोनॉमी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल इकोनॉमी को बूस्ट दे सकते हैं, और टैक्स रेवेन्यू राज्य सरकार और भारत सरकार के पास आएगा तो गरीब कल्याण कार्यक्रम में काम कर सकते हैं। तो बिटवीन द लाइन मैं यही कहूंगा कि 75 साल ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 60 साल कांग्रेस को मिले, अभी हमारे 9 साल पूरे हुए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 75-60 साल में जो कांग्रेस की अर्थनीति के आधार पर जो नहीं हो सका, उससे कई गुना ज्यादा काम इस 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने करके दिखाया। और दिस इज द ओनली थिंग, ये सब हम इसीलिए कर सके। इसका श्रेय मोदी जी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं, और यहां मंच पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को भी नहीं है। इसका श्रेय सही अर्थ में अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को। अगर आप हमको चुनकर नहीं देते, हम एमपी नहीं बनते, मुंबई से हमारे एमपी चुनकर नहीं आते, तो मोदी जी कहां से प्रधानमंत्री बनते? आपके कारण आपने जो बदलाव किया और परिवर्तन करके हमारे पर जो विश्वास जताया, वो आपके समर्थन और शुभकामनाओं के कारण ही ये बदल दिखा है। अभी जो कुछ दिखा है वो तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। धन्यवाद।